हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू श्री जी फिजिक्स प्रेप। बच्चों, यहाँ पर आपकी फिजिक्स की प्रेप होगी सबसे बेस्ट। चलिए आज के हम टॉपिक से शुरुआत करते हैं, लेकिन टॉपिक को शुरुआत करने से पहले लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपने प्रीवियस जो आपके बैकलॉग्स हैं वो कंप्लीट कर लीजिएगा। इक्विलिब्रियम ऑफ द पार्टिकल की अगर हम बात करें, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये टॉपिक कहता क्या है? ये टॉपिक सिर्फ इतना बोलता है, हम यहाँ पर थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं इस टॉपिक के बारे में। ये इतना बोलता है, मान लो तुम्हारे पास कोई एक पर्टिकुलर पार्टिकल है, लेट अस से ये हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है या इसके ऊपर कोई ये पर्टिकुलर पार्टिकल है। इसके ऊपर ना कई सारी फोर्सेज लग रही हैं अलग अलग डायरेक्शन में। ये F1 वेक्टर लग रहा है, ये F2 वेक्टर लग रहा है, ये F3 वेक्टर लग रहा है। ये कई सारी फोर्सेज लग रही है भाई, अलग अलग डायरेक्शन में लग रही है। हमें भी नहीं पता कि ये एक्स में काम कर रही है, वाई में काम कर रही है, जेड में काम कर रही है। तो इसने बोला कि अगर आप इन सबको ऐड कर देते हैं, वेक्टरली ऐड कर देते हैं। कैसे? वेक्टरली ऐड करते हैं, स्केलरली नहीं कि सिर्फ मैग्नीट्यूड ले लिया और ऐड कर दिया, नहीं सर, वेक्टरली। तो इन सब का सम कितना आ जाएगा? जीरो के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब है कोई भी नेट एक्सटर्नल फोर्स हमारी बॉडी के ऊपर काम नहीं कर रही है। नेट एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल तो फोर्सेस काम कर रही है लेकिन नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो है। तो हमारी बॉडी क्या है? अगर रेस्ट पर है तो रेस्ट पे रहेगी, मोशन में है तो मोशन में रहेगी, एक्सेलरेट नहीं होगी। अब इस कारणवश तुमने ये बोला कि भाई ये तो वेक्टर्स है सारे के सारे। भाई हम तो जो जानते हैं वो तो एक ही चीज जानते हैं ना, कि हमारे पास तो तीन डायरेक्शन है, एक एक्स है, एक वाई है, एक जेड है। अगर कोई मुझसे बोल दे कि नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन अ बॉडी इज कमिंग अबाउट टू बी जीरो, दैट इज द वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस इज कमिंग अबाउट टू बी जीरो, तो मुझ जैसा एक अनपढ़ व्यक्ति क्या समझेगा? कुछ भी नहीं। फिर मुझे उसे समझाना पड़ेगा, देख बात ऐसी है, अगर सारी फोर्सेस का सम किसी एक पर्टिकुलर पार्टिकल के ऊपर जीरो आ रहा है, वेक्टर सम, तो इसका मतलब ये है कि ना एक्स डायरेक्शन में कोई फोर्स लग रही, ना वाई डायरेक्शन में और ना जेड डायरेक्शन में। तो हमने बोला कि नेट फोर्स एक्स डायरेक्शन में भी जीरो है, नेट फोर्स वाई डायरेक्शन में भी जीरो है, और नेट फोर्स हमारी किस में? जेड डायरेक्शन में भी जीरो है। ये हमने यहाँ पर बात कही। अब तुम कहोगे कि सर फिर आप एक बात बताओ, क्या एक्स वाई डायरेक्शन में ये चीज़ पॉसिबल नहीं है? जो हम एक्स इक्वल टू वाई की लाइन बनाएंगे उसमें ये चीज़ पॉसिबल नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? अगर उस डायरेक्शन में भी कोई फोर्स एग्जिस्ट कर जाती तो मैं कैसे कहता नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो है? तो इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी एक्सिस, यहाँ पर तो आई जे के या कह लो एक्स वाई जेड एक्सिस हमने बनाए हैं ना, इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी एक्सिस। तुम अपने आप को एक एक्सिस बना लो, मैंने एक्स वाई एक्सिस बना लिया, तुम कुछ और एक्सिस बना लो अपने हिसाब से, एक 3D एक्सिस डिवाइस कर लो, तुम अपने हिसाब से एक टिल्टेड एक्सिस डिवाइस कर लो, कोई सा भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। नेट एक्सटर्नल फोर्स विल बी इक्वल टू जीरो, दैट इज द इक्विलिब्रियम इटसेल्फ। अब इसका एक छोटा सा एक एग्जांपल ले लेता हूँ। यहाँ पर अब ध्यान से समझना, ये हमारी बॉल है और ये मैंने फ्लोर के ऊपर से रख दिया, वही वाला एग्जांपल। तो अगर हम अपनी बॉल को देखें तो हमारी बॉल के ऊपर कॉन्टैक्ट नॉर्मल रिएक्शन एन ऊपर लग रहा है और एम जी नीचे लग रहा है। प्रोवाइडेड द फैक्ट दैट कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि जब भी हमारे को बैलेंसिंग ऑफ द फोर्स देखनी है तो हमें एक बॉडी कंसिडर आउट करनी पड़ेगी। उस बॉडी पर कितनी फोर्सेस लग रही है हमें उन्हें कंसिडर आउट करना है। ये नहीं हो जाएगा कि हम दो अलग अलग बॉडियां लें, उन दोनों के ऊपर फोर्सेस निकाल लें और फिर हम यहाँ पर क्या कहें कि भाई इस बॉडी की ये वाली जो फोर्स है इस बॉडी की ये वाली फोर्स को बैलेंस आउट कर रहा है। ऐसे काम नहीं होता। न्यूटन का थर्ड लॉ मैंने पढ़ाया था, क्या बोला था? एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल बट इन अपोजिट डायरेक्शन। वहां ये कहीं नहीं लिखा था कि ये एक्शन और रिएक्शन एक दूसरे को बैलेंस आउट कर रहे हैं। सर एक्शन और रिएक्शन दो अलग अलग बॉडीज पर लग रहे हैं, वो एक दूसरे को बैलेंस आउट कैसे करेंगे? तो यहाँ पर कॉन्टैक्ट नॉर्मल रिएक्शन mg को बैलेंस आउट कर रहा है, दैट इज नेट फोर्स इन द वाई डायरेक्शन इज जीरो। एक्स डायरेक्शन में तो कोई फोर्स है ही नहीं, तो नेट फोर्स इन द वाई डायरेक्शन जीरो। अब यहाँ पर आ जाओ, एनसीईआरटी ने क्या लिख रखा है। एनसीईआरटी ने शब्द के हिसाब से, देखिए शब्दों का चयन कितना अच्छे से कर रखा है। उसने कहा कि अगर ये दो फोर्सेस F1 और F2, बोल्ड नोटेशन का मतलब ये हो जाता है कि वो वेक्टरली दिखाने की कोशिश कर रहा है। अगर F1 और F2 हमारे पास दो फोर्सेस है, वो एक पार्टिकल पर एक्ट कर रहे हैं, क्या उसने ये बोला कि ये दो अलग अलग बॉडीज पर एक्ट कर रहे हैं? नहीं, एक ही पार्टिकल पर एक्ट करने चाहिए, एक ही बॉडी पर एक्ट करने चाहिए। तो हम ये बोल सकते हैं इक्विलिब्रियम सिर्फ तभी अचीव हो पाएगा जब उस बॉडी पर लगने वाली ये जो दोनों फोर्सेज हैं ये एक दूसरे के इक्वल एंड अपोजिट हो जाए इन द टर्म्स ऑफ डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड इनका सेम हो जाए और ये आपस में एक दूसरे को बैलेंस आउट करे। क्योंकि ये एक ही पार्टिकल पर लग रहे हैं तो बैलेंस आउट कर सकते हैं, दो अलग अलग पार्टिकल पर लगेंगे तो नहीं कर सकते। ये वही बात हो जाएगी कि भाई मेरे ऊपर लगने वाली फोर्स का इन्फ्लुएंस से तुम्हें क्या ही फर्क पड़ रहा है? तुम अपना एग्जाम दे रहे हो, मुझे तुम्हारे एग्जाम से क्या ही फर्क पड़ रहा है इस वक्त? या मैं अपना कुछ काम कर रहा हूँ, मेरे काम से तुम, या मेरे ऊपर जो पड़ रहा है स्ट्रेस है उससे तुम्हें क्या फर्क पड़ रहा है? सिंपल सी लेमैन लैंग्वेज में तो हम यही बोलेंगे। चलो अब ये वाला जो क्वेश्चन है 5.6, इस क्वेश्चन को हम एक बार करके चीज़ों को कंफर्म कर लेते हैं। आप यहाँ पर आप एनसीईआरटी में देख पाएंगे कि एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन और जेड डायरेक्शन की नेट फोर्सेज वो वैसे ही जीरो कर चुका है। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं फिर हम आंसर निकालना शुरू करेंगे।
In the following figure, as you can see, a mass of 6 kg is suspended from the rope. ठीक है, the rope is of length 2 meter from the ceiling itself, and a force of 50 Newton is being applied on the rope in the horizontal direction at the midpoint P, as shown in the following figure. What is the angle of the rope which he will be making? What is the angle in the rope which he will be मेकिंग विद रिस्पेक्ट टू द वर्टिकल? भाई ये क्वेश्चन तो बहुत ही अच्छा है, क्यों, मैं तुम्हें बताता हूँ। देखो यहाँ पर हमसे क्या कहा गया, मेरे पास एक रोप होनी चाहिए, फिर मैं तुम्हें अच्छे से दिखाता हूँ। ये वाइट कलर की रोप दिख रही है, ये रही। के अंदर एक काम करते हैं, ये बॉक्स को लटका देते हैं, अगर मेरे को बॉक्स मिल जाए तो। मिल गया भाई, ये रहा। तो देखोगे तो ये तो समझोगे, थोड़ा अच्छे से समझ आ जाएगा। अब जब ये चीज़ें कर सकते हैं तो क्यों नहीं। ये ना बॉक्स पहले ना ऐसे टंगा हुआ था, तुम ये मानकर चलो मेरा ये वाला जो हाथ है ये सीलिंग है, मैंने क्या करा, यहाँ से इसे पकड़ा और ऐसे फोर्स लगा दी। ये 50 न्यूटन की फोर्स है जो मैं इस हाथ से लगा रहा हूँ। अब ये बॉक्स नीचे टंगा हुआ है, ये 50 न्यूटन की फोर्स लग रही है, यहाँ टेंशन T1 डेवलप हो गई, यहाँ टेंशन T2 डेवलप हो गई, और ये 50 न्यूटन की फोर्स इस तरफ लगी हुई है। एज सिंपल एज दैट, बस ये काम चल रहा है। ये सीलिंग है, ये यहाँ तने बैठी है। अब ये देख रहे हो यहाँ पर जो ये तन रहा है, इसका टेंशन और इसका टेंशन दो अलग अलग चीज़ें दिख रही होंगी। मैं इसे खींचे जा रहा हूँ, क्या इसकी टेंशन से इसकी टेंशन पे कोई फर्क पड़ रहा है? ये भी देख लेना। तो यहाँ दो इंडिपेंडेंट टेंशन्स काम कर रही है, इस हिस्से में अलग काम करेगी, मतलब यहाँ पर मैंने इसे पकड़ रखा है ना, इस हिस्से से नीचे एक अलग टेंशन काम करेगी और इस हिस्से में टेंशन अलग काम करेगी। खैर, हम एनालिसिस पर आ जाते हैं। एनालिसिस करेंगे, अपने आप सारी चीज़ें यहाँ पर हमारे समझ आनी शुरू हो जाएगी। तो पहला काम तो ये है कि सर FBD डायग्राम हमारे लिए बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो हमने क्या करा, यहाँ पर ऐसे FBD डायग्राम बना दिया। अभी नहीं बनाया वैसे, अभी सिर्फ मेन डायग्राम हम बना रहे हैं। 50 न्यूटन है। FBD बनाना शुरू करेंगे हम चीज़ों से, जैसे मेरे पास ये ब्लॉक नंबर है 1 और ये पॉइंट नंबर है 2। तो मैं यहाँ दो चीज़ें लेकर चल रहा हूँ, ब्लॉक को अलग FBD दूंगा मैं, और ये जो हमारे पास क्या नाम है पॉइंट P है, इसे अलग FBD पे बनाऊंगा। तो पहले ब्लॉक का FBD बना लेते हैं। यहाँ पर ये ब्लॉक है, ऊपर टेंशन लग रही है, टेंशन T2। मैं एज पर द NCERT यहाँ पर टेंशन से ले रहा हूँ, ये T2 है, ये T1, लेकिन डायरेक्शन मैं तुम्हें बताऊंगा। टेंशन एक्ट अवे फ्रॉम द बॉडी, तो T2 ऊपर की तरफ एक्ट करेगा और mg नीचे की तरफ एक्ट करेगा। तो अगर यहाँ पर इक्विलिब्रियम सेट है तो हम ये कह सकते हैं नेट एक्सटर्नल फोर्स हमारे पास 0 है, दैट इज T2 की वैल्यू mg के बराबर आ जाएगी। m की वैल्यू हमारी 6 है, g की वैल्यू 10 है, तो T2 की वैल्यू हो गई 60 न्यूटन। तो यहाँ पर जो टेंशन क्रिएट हो रही है इस हिस्से में, वो हो रही है 60 न्यूटन की टेंशन क्रिएट। अब मेन चीज़ आ जाती है कि सर इसका हम क्या करें, क्योंकि हमें तो एंगल निकालना है। अगर आप देखेंगे हमें वर्टिकल से ये एंगल निकालना है। तो ये लेटर से यहाँ पर T1 टेंशन काम कर रही है। अब मैं P, ये जो पॉइंट P है, इसका FBD बनाना शुरू करता हूँ। कैसे इसका FBD बनाऊंगा, आइए चलिए चेक कर लेते हैं एक बार। ये रहा पॉइंट P, ये रही हमारी टेंशन T, ठीक। ये कौन सी टेंशन, T1। ऐसी ही नीचे वाली हम बना देंगे, टेंशन एक्ट अवे फ्रॉम द बॉडी, ये कौन सी टेंशन, T2। ये क्या हो जाएगा, 50 न्यूटन। अब मैंने यहाँ पर क्या करा, ये वर्टिकल लाइन खींचनी थी मुझे, ये शो कर दी, ये एंगल शो कर दिया। मुझे एंगल निकालना है। ये एंगल कितने डिग्री, तुम कहोगे सर 90 डिग्री। ये एंगल कितने डिग्री, तुम कहोगे सर 90 डिग्री। अच्छा, ये एंगल कितने डिग्री, तुम कहोगे सर 180 माइनस थीटा। लीनियर है ना। तो अब आप यहाँ पर क्या करें, लेमीज थ्योरम लगा दें। तुम कहोगे सर लेमीज थ्योरम क्या होता है, अभी बताता हूँ। एक बहुत ही अच्छी वेक्टर की ट्रिक है ये लेमीज थ्योरम। लेमीज थ्योरम हमारे को क्या बोलता है सर, कि भाई ये जो टेंशन है T1, अपॉन में कर दो इसे साइन वैल्यू ऑफ दिस एंगल। मतलब अगर आपके पास तीन फोर्सेज है, मैं यहाँ बनाकर दिखा देता हूँ, F1 F2 F3। तो आप अगर जानते हैं कि आपका ये वाला एंगल अल्फा है, ये वाला एंगल गामा है और ये वाला एंगल बीटा है, तो आप फोर्सेस को ऐसे लिख सकते हैं, F1 F2 F3। इन्हें थोड़ा दूर दूर लिखिएगा और इन सबको इनकी किससे डिवाइड कर देना है, एंगल से डिवाइड कर देना है, साइन वैल्यू ऑफ द एंगल। जैसे F1 के सामने अल्फा दे रखा है तो आप लिख देना F1 साइन अल्फा। ऐसे ही तुम्हारे F2 के सामने बीटा दे रखा है तो लिख देना F2 साइन बीटा। ऐसे ही हमारे पास जो F3 है उसके सामने गामा दे रखा है तो F3 साइन गामा। इन तीनों को इक्वेट कर देना, आपके पास यहाँ पर एक
इक्वेशन बन जाएगी, एक एक्सप्रेशन बन जाएगा। इस इक्वेशन या इस एक्सप्रेशन से हम काफ़ी सारे अननोन्स और नोन्स निकाल सकते हैं। अब जैसे यहाँ पर टेंशन T1 है, इसके अपोजिट कौन सा एंगल है, 90 डिग्री, तो 90 डिग्री लिख दो। अब तुम्हारे पास 50 न्यूटन है, 50 के अपोजिट कौन सा एंगल है, 180 माइनस थीटा, तो लिख दो 50 अपॉन में साइन 180 माइनस थीटा। साइन 180 माइनस थीटा कितना होता है, पहले मैं लिख देता हूँ फिर तुम्हारे को बताऊंगा। और ऐसे ही T2 के अपोजिट तुम्हारे पास क्या है, साइन 90 प्लस थीटा। फिर से इसे थोड़ा सा सॉल्व कर लो, साइन 91 हो जाता है, 180 माइनस थीटा साइन थीटा हो जाएगा, एंड साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा हो जाएगा, एज सिंपल एज दैट। अब यहाँ पर अगर तुम देखोगे T2 की वैल्यू मुझे दे रखी है 60 न्यूटन। मेरा मज़ेदार पार्ट पता है क्या है इसमें, हम किसी को भी इक्वेट कर सकते हैं। अरे अपन लोग ने करा नहीं था जब हम 10th क्लास में थे, A इक्वल टू बी इक्वल टू सी वाली इक्वेशन, तुमने कभी देखा होगा, A इक्वल टू बी इक्वल टू सी, ए बी के भी बराबर है, बी सी के भी बराबर है, तो सी ए की भी बराबर होगा। यहाँ पर ये चीज़ होल्ड करेगी, तो मैंने कहा कि यार इन दोनों को इक्वेट कर देता हूँ, तो 50 अपॉन में साइन थीटा दैट विल बी इक्वल टू 60 अपॉन में कॉस थीटा, तो यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा टेन थीटा 5/6। ये लो सर, तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी टेन इनवर्स ऑफ 5/6, एज सिंपल एज दैट सर। अब तुम कुछ बच्चे कह रहे होंगे सर टेन थीटा कैसे आ गया, बेटा इसे ऊपर ले जाना और इसे नीचे ले आना, तो ये तो 50, ये 0 से 0 कट जाएगा, तो ये 5/6 आ गया, साइन थीटा बाई कॉस थीटा बेटा आपका टेन थीटा बन जाएगा। तो ये सिंपल सी चीज़ थी, इसे हमने कहा कि सर ये तो इक्विलिब्रियम है ना, और ये एक बहुत ही अच्छी हमारी क्या है, टेक्निक भी हो गई। चलिए नेक्स्ट चीज़ पर हम मूव ऑन करते हैं। कॉमन फोर्सेस इन मैकेनिक्स एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, मगर वही एक चीज़ है, इसमें से कितना तुम पढ़ते रहोगे, तो मैं तुम्हें खुद ही बता देता हूँ, इसमें कुछ चीज़ें, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें थोड़ी बहुत जो तुम्हारे लिए नेसेसरी है। देखो मेन चीज़ क्या है, अपने को कौन कौन सी कॉमन फोर्सेस यहाँ पर पढ़नी है, एक तो कॉन्टैक्ट फोर्स पढ़नी है, एक स्प्रिंग फोर्स पढ़नी है, एक फ्रिक्शन फोर्स पढ़नी है, वैसे मैंने यहाँ पर सारे निशान लगा रखे हैं। कॉन्टैक्ट फोर्स पढ़नी है, ये स्प्रिंग फोर्स हमारे को पढ़नी है, फ्रिक्शन फोर्स हमारे को पढ़नी है, ये कुछ हो जाती है जिसे हम कहते हैं इंपॉर्टेंट। अब मेन चीज़ है, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर तुम देख पा रहे हो, ये फ्लूइड वगैरह की भी बात कर रहा है ना, ये अभी हम थोड़ा सा इसे नेग्लेक्ट करेंगे, इसकी हमारे को कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये चैप्टर जब फ्लूइड होगा तो उसी के अंदर हम कंसर्न अबाउट होंगे हम उसके बारे में। ऐसी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की कोई फोर्सेस पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मतलब जो चैप्टर आगे के उन्हें नहीं पढ़ना, जितना इसके अंदर दे रखा है सिर्फ उतना ही पढ़ना है। ड्रॉपर्स के लिए भी सेम यही चीज़ रहेगी, 11वीं और 12वीं वालों के लिए भी सेम यही चीज़ रहेगी, क्योंकि तुम्हारे एग्जाम के अंदर वो कभी भी ये सोचकर एग्जाम नहीं देगा कि यार बच्चे का मैं एनएलएम का एग्जाम दे रहा हूँ, चलो मेरा मन करके मैं बुयंसी डाल देता हूँ। अब कुछ नीट वाले स्टूडेंट होंगे, वो कहेंगे कि सर यार मेरे को तो वो, सर आपको याद है वो बूंद वाला क्वेश्चन आया था, है ना, वो बैलून वाला क्वेश्चन आया था जिसके अंदर हमें मास निकालना था, काइंड ऑफ लाइक स्टफ, तो यार उसके अंदर बुयंसी लग रही थी, सर आप कैसे कह सकते हो कि ये नहीं पूछते, मेरे भाई वो एक ही क्वेश्चन आया है पहली चीज, और वो बहुत पुराना क्वेश्चन है ना। अभी का जो चल रहा है ट्रेंड उसके हिसाब से हम चलेंगे, चैप्टर स्पेसिफिक चीजों पर हम ध्यान देंगे, चैप्टर के अंदर जो पूछा गया सिर्फ उसके ऊपर ध्यान देंगे, एकदम से हफड़ दफड़ नहीं करनी। जब वक्त मिलेगा जो चैप्टर आएगा उसके अंदर हम उस चीज़ की डिस्कशन करेंगे, और जब ओवरऑल कोर्स वगैरह सब खत्म हो जाएगा तो जो क्वेश्चंस होंगे उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे, क्वेश्चनों में डिस्कशन हो जाएगी। तो यहाँ पर हमें जो मेन मेन फोर्सेस पढ़नी है अभी इस चैप्टर के हिसाब से, वो कॉन्टैक्ट फोर्स है, वैसे हम पढ़ चुके हैं, और ये स्प्रिंग फोर्स हो गई, एक टेंशन फोर्स हो जाएगी, और मैं कौन सी बात कर रहा था, फ्रिक्शन, फ्रिक्शन तो अलग से ही पढ़ेंगे, तो इसे अलग से पढ़ लेंगे, ये पढ़ चुके हैं हम, इन दोनों पर थोड़ा सा कंसंट्रेट कर लेते हैं। वैसे टेंशन पर मेरा लेक्चर हो ही चुका है, मतलब टेंशन इतनी बार डिस्कशन हो चुकी है उसकी कि अब उसके बारे में क्या ही पढ़ना। फिर भी स्प्रिंग के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। देखो स्प्रिंग ना बहुत ही मज़ेदार एक डिवाइस है, तुम्हारे पास ये स्प्रिंग है, अब हुआ क्या, तुमने क्या करा, इस स्प्रिंग को एक्स डिस्टेंस से खींच दिया, तुमने कहा कि सर मैं इसे एक्स डिस्टेंस से खींचना चाहता हूँ, ओके भाई कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये स्प्रिंग कुछ एक्स डिस्टेंस से खिंच गया आगे की तरफ, ये लो। अब जब भी स्प्रिंग खींचना स्टार्ट करता है तो वो आराम से नहीं खींचता कभी भी, तुम कभी भी स्प्रिंग को, या स्प्रिंग छोड़ो, अपनी मम्मी या दीदी की एक रबर बैंड को ले लेना, उस रबर बैंड को खींचने की कोशिश करना, आराम से खींचेगा क्या, नहीं कभी नहीं। तुम्हें लगता है कुछ रेजिस्टेंस लग रहा है, कोई चीज़ है जो मुझे वापस पुल करने की कोशिश कर रही है, तो उसे हम बोलते हैं स्प्रिंग फोर्स। यह फोर्स क्या करेगी, ये चाहेगी कि तुम्हारा स्प्रिंग अपनी नेचुरल पोजीशन पर वापस आ जाए। भाई तुम्हारा हाथ है, मैं पकड़कर खींचने लग जाऊं एकदम से, तुम्हें अच्छा लगेगा क्या, नहीं, तुम चाहोगे यार जैसे मेरा हाथ है वैसे ही रहे, खिंचाव महसूस ना हो मेरे हाथ में, दर्द हो जाता है।
तो ऐसी स्प्रिंग भी चाहती है। तो अगर तुमने मान लो उसके अंदर एक्सटेंशन करा, मतलब उसे खींचने की कोशिश करी, तो वो स्प्रिंग फोर्स पीछे की तरफ लगने लगेगी। अब क्योंकि वो अपोजिट डायरेक्शन में काम करती है, हम यहाँ पर माइनस लगा देते हैं। ये जो माइनस लगा तुम यहाँ पर देख रहे हो ना, ये माइनस, ये देख लो यहाँ पर तुम कह रहे हो ना ये माइनस लगा हुआ है, ये माइनस सिर्फ इस चीज को बता रहा है कि ये जो स्प्रिंग फोर्स है ये हमेशा अपोजिट काम करती है। अगर तुम खींचोगे तो ये पीछे की तरफ काम करेगी, अगर तुम दबाओगे कंप्रेस करोगे तो ये आगे की तरफ काम करेगी। बस इसमें इतना ही है। तो अगर मान लो मैंने इसे दबाया फ्रॉम द नेचुरल लेंथ इटसेल्फ, ये इसकी नेचुरल लेंथ थी, मैंने इसे वाई डिस्टेंस तक दबा दिया, तो फोर्स आगे की तरफ लगेगी। कितनी लगेगी? के वाई लगेगी। तो ये जो फोर्स है आप देख पा रहे हो, ये हमेशा ही अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रही है। दबाओगे तो आगे की तरफ, और अगर खींचोगे तो पीछे की तरफ, इसलिए यहाँ नेगेटिव लगाना जरूरी हो जाता है। यहाँ पर ये समझने वाली बात है कि टेंशन जो होती है वो एक इंस्टेंटेनियस फोर्स हो जाती है, वहीं पर जो स्प्रिंग होती है वो इंस्टेंटेनियस फोर्स नहीं होती। तुम कहोगे सर इसका क्या मतलब है? मैं बताता हूँ। एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। एक्सपेरिमेंट क्या, वो एक बहुत ही अच्छा तुम कह सकते हो कि क्वेश्चन है, उसे हम यहाँ पर ट्राई आउट करते हैं। ये देखो, यहाँ पर मैं दो चीज़ें लगा रहा हूँ। पहली चीज़ मैंने यहाँ पर क्या लगाई, एक मास m लगा दिया, इस मास के ऊपर 1 किलो का वजन रख दिया और एक रोप लगा दी। वहीं पर दूसरा काम मैंने यहाँ पर क्या करा, एक स्प्रिंग रख दी, उसके ऊपर एक मास रख दिया और उस मास के ऊपर भी मैंने 1 किलो का वजन लगा दिया। अब यहाँ पर पहले देखते हैं सिस्टम का बिहेवियर कैसा होगा, फिर हम थोड़ा सा जांच करने की कोशिश करते हैं। पहले केस के अंदर सिर्फ और सिर्फ ये जो मास m है और ये 1 किलो का मास है, इन दोनों की वजह से एक टेंशन डेवलप हो जाएगी। उस टेंशन का जो मैग्नीट्यूड होगा वो कितना हो जाएगा, भाई ये भी अपना mg नीचे की तरफ लगा रहा है, मास इंटू ग्रेविटी, और ये भी अपना mg 1 इंटू ग्रेविटी नीचे की तरफ लगा रहा है। तो यहाँ पर जो टेंशन डेवलप होगी अंडर द इक्विलिब्रियम वो कितनी हो जाएगी, mg प्लस 1 इंटू ग्रेविटी। ठीक है, याद रखना इस छोटे से बॉक्स का मास 1 किलो है। 1 किलो। कभी तुम सोच रहे हो कि यार सर ने यहाँ पर जी ऐड कर दिया। एक तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जिससे मैं जूझ रहा होता हूँ क्लासों के अंदर वो होती है कि बच्चे की जो प्रेजेंस ऑफ माइंड है और अटेंशन है वो वहां पर नहीं होती। वो मुझसे पूछता है सर ये आपने यहाँ पर जी ऐड कर दिया, आपने तो बहुत ही बड़ा मतलब वो कर दिया, पाप कर दिया यहाँ पर जी ऐड करके, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? फिर मुझे उसे बताना पड़ता है कि मेरे भाई यहाँ पर 1 किलो का मास मैंने ले रखा है, 1 किलो का मास है ना। खैर तुम लोग को तो पता ही है 1 किलो का मास है, तो तुम लोग ये सवाल नहीं करोगे अब। तो यहाँ पर हमें अटेंशन के साथ सवाल को देखना है। नेवरदलेस अगर हम आ जाते हैं अपने दूसरे स्प्रिंग वाले सिस्टम पर, तो पहले तो यार स्प्रिंग खींचेगा, स्प्रिंग खींच के नीचे तक चला गया, फिर ऊपर स्प्रिंग फोर्स लगेगी। ये लग रही है स्प्रिंग फोर्स, कितनी लग जाएगी भाई, ये जो के है इसे कहते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट। तुम लोग सोच रहे होंगे ये होता है स्प्रिंग कांस्टेंट, मतलब जो स्प्रिंग फोर्स होती है वो एक्सटेंशन या कंप्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। जब तुम ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटा देते हो तो ये कांस्टेंट वहां पर लग जाता है, जब इक्वालिटी साइन लगाते हो तो ये कांस्टेंट वहां पर आकर लग जाता है। इज दैट क्लियर? तो हमने यहाँ पर बात करी स्प्रिंग कांस्टेंट की, तो स्प्रिंग फोर्स ऊपर की तरफ कितनी लगेगी, के इंटू एक्स, जितना भी यहाँ पर एक्सटेंशन क्या है प्रोड्यूस हो रहा है फ्रॉम द नेचुरल पोजिशन, और नीचे की तरफ जो नेट फोर्स लग रही है वो तो एम जी प्लस 1 इंटू जी हो जाएगी। तो यहाँ पर ये जो स्प्रिंग फोर्स है ये भी इसके बराबर हो गई। तो तुम कहोगे सर फिर इसमें फर्क ही क्या पड़ गया, यहाँ पर स्प्रिंग फोर्स भी इतनी है, टेंशन भी इतनी है, तो टेंशन तो स्प्रिंग फोर्स हो गई या स्प्रिंग फोर्स टेंशन हो गई। मैंने कहा देखो यहीं पर एक चीज हमारी चेंज हो जाती है इन दोनों में। मेन चेंज क्या होगा कि अगर मान लो इफ आई रिमूव 1 kg ब्लॉक सडनली, अगर मैं 1 किलो का ब्लॉक अचानक से ऐसे गायब कर देता हूँ, बूम, जैसे तुमने देखा होगा पुरानी भूतों की फिल्में होती थी, तो अचानक ही भूत प्रकट हो जाया करता था और अचानक ही भूत गायब हो जाया करता था। ऐसे अचानक से ही मैंने क्या करा, 1 किलो का बॉक्स गायब कर दिया, बूम। तो क्या टेंशन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा उस चीज का? अगर आप ध्यान से देखेंगे तो टेंशन अपनी वैल्यू को इंस्टेंटेनियसली रीएडजस्ट कर लेगा। कहने का मतलब है टेंशन एकदम से अपनी वैल्यू को बदल लेगा और उसकी वैल्यू हो जाएगी mg। कोई एक्सेलरेशन आपको सिस्टम पर देखने को नहीं मिलेगा, सिस्टम जहां था वैसा ही रहेगा। स्प्रिंग के अंदर ऐसा नहीं होगा, स्प्रिंग पहले ही खींच चुका है, खींच चुका है। जैसे ही तुम 1 किलो का ब्लॉक हटाओगे नीचे की तरफ फोर्स लग रही है mg, ऊपर की तरफ स्प्रिंग फोर्स एकदम से चेंज नहीं होने वाली, वो जितनी पहले लग रही थी उतनी ही लगती रहेगी, mg प्लस जी।
वो जितनी पहले थी उतनी ही लगती रहेगी। तो तुम कहोगे सर ऐसा क्यों नहीं हो रहा, मतलब ये क्या चीज़ चल रही। टेंशन ने अपने आप को रीएडजस्ट कर लिया, स्प्रिंग अपने आप को रीएडजस्ट नहीं कर पा रहा। सर मैं नहीं मानता, मैं चाहता हूं कि आप रीएडजस्ट कर दो। मैं चाहता हूं कि स्प्रिंग एकदम से अपनी वैल्यू टेंशन जैसी ले ले, mg ले ले। मैंने कहा चलो ठीक है, कर दो, तुम एकदम से कर दो। एक बात बताओ फिर, यहाँ पर इसके ऊपर यहाँ पर जो पार्टिकल प्रेजेंट होगा, या इस पार्टिकल को भी छोड़ो, इस बॉक्स को ही ले लो, इस बॉक्स को नेचुरल लेंथ पर वापस आना पड़ेगा स्प्रिंग की, या एक पर्टिकुलर लेंथ पर वापस आना पड़ेगा। भाई अगर तुमने यहाँ पर चीज को रीएडजस्ट करा, तुमने इतनी इतनी फोर्स को घटा दिया, इतनी फोर्स को घटाने के बाद तुम्हारी जो फाइनल फोर्स होगी वो इसके बराबर होगी। कहने का मतलब है जो फाइनल एक्सटेंशन निकल कर आएगा स्प्रिंग के अंदर, फाइनल खिंचाव निकल कर आएगा, अभी का अगर हम खिंचाव देखें, इस केस में जो हम खिंचाव देखें वो किसके बराबर है, mg प्लस जी। तो ये जो खिंचाव निकल कर आया वो mg प्लस जी अपॉन में k के बराबर है। लेकिन नए केस के अंदर जिसमें तुम कह रहे हो कि सर मैं तो मानता ही नहीं आपकी बात, आप एकदम से रीएडजस्ट कर दो, आप इस g को हटा दो यहाँ पर से, क्योंकि आप 1 किलो मास को हटा रहे हो, आप एकदम से हटा दो। अगर मैं इसे एकदम से हटा देता हूँ तो मेरे पास यहाँ पर एक नई एक्सटेंशन निकल कर आएगी। वो नई एक्सटेंशन की वैल्यू क्या होगी, mg अपॉन में k। ये जो नई एक्सटेंशन होगी ये पुरानी एक्सटेंशन से छोटी होगी, और अगर तुम इस नई एक्सटेंशन को अचीव करवाना चाहते हो तो तुम्हारे को यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, इस मास को इस पोजीशन पर ना रखकर थोड़ा सा ऊपर भेजना पड़ेगा, क्योंकि नई एक्सटेंशन पुरानी से छोटी है तो ये मास ऊपर की तरफ डिस्प्लेस करेगा। अब अगर तुम ये काम इंस्टेंटेनियसली कर रहे हो तो ये जो ऑब्जेक्ट है वो इंस्टेंटेनियसली मूव करना चाहिए। इंस्टेंटेनियस मूवमेंट कहने का मतलब है कि जो तुम्हारी स्पीड है वो इन्फिनेटली लार्ज होनी चाहिए, जो कि स्पीड ऑफ लाइट से बड़ी हो नहीं सकती है। तो कैसे ये काम करेगा, मतलब क्या गोकू का इंस्टेंट ट्रांसमिशन काम करेगा क्या यहाँ पर? अगर तुम ड्रैगन बॉल जी फैन हो मेरी तरह, तो क्या गोकू का इंस्टेंट ट्रांसमिशन काम कर जाएगा कि इसने माथे पे 2 उंगलियां रखी और बूम गायब, जिप जैप जूम? नहीं सर। और अगर तुम डीबीजी फैन नहीं हो तो आज से डीबीजी देखना शुरू कर दो। अगर फिजिक्स में एक्सेल करना चाहते हो तो एनीमे देखो, ज़्यादा सही रहेगा, है ना। ये फिजिक्स को इतना ज़्यादा सीरियस होकर नहीं पढ़ना चाहिए, आराम से ठंडे दिमाग से पढ़ना चाहिए। मेक इट अ हैबिट, इन्जॉय द मोमेंट्स, इन्जॉय द सम्स। तुम कहोगे अरे सर भाई हमारे को तो एग्ज़ाम निकालना है। अब भाई देख, रोकर एग्ज़ाम निकाल या हंसकर एग्ज़ाम निकाल, वो तो तेरे ऊपर है। तो बेटर यही है कि ये सोचो कि कैसे ये मेरे को डेवलप करवा रहा है, कैसे ये मेरी मेंटल बुद्धि को डेवलप कर रहा है, मेरा एनालिटिकल स्किल को डेवलप कर रहा है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। अगर नीट में हो, बहुत ज़्यादा प्रेशर ले रहे हो, तो ये सोचो 150 से ऊपर मार्क्स लाने हैं बस मुझे, जैसे ही 150 से ऊपर मार्क्स लाऊंगा डॉक्टरी मेरे हाथ में है, टेंशन ना लिया करो इतनी, ठीक है। और अगर जेई में हो तो भाई मेहनत तो करेगी, मेहनत तो करनी पड़ेगी, फिर तो हम ये नहीं सोच सकते ना कि इतने पर्टिकुलर मार्क्स, क्योंकि मैथ्स तो दगाबाज है। मैथ्स तो हमेशा दगाबाज ही करेगा, कभी पेपर लेंदी हो जाएगा, कभी पेपर हार्ड हो जाएगा, बस एक फिजिक्स ही बच रहा है हमारे पास। केमिस्ट्री तो एक्सेप्शन होता है। खैर हम आगे आते हैं इस चीज़ के ऊपर। मेन चीज़ ये है, वही बात हो गई कि तुम ना इंस्टेंटेनियस मूवमेंट दिखाओगे और ऊपर जाओगे, दैट इज तुम्हें इस बॉक्स की जो स्पीड है वो स्पीड ऑफ लाइट से बड़ी हो जाएगी। बॉक्स की जो स्पीड है वो स्पीड ऑफ लाइट से क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी, पॉसिबल ही नहीं है सर। तो इसके लिए हम ये बोलते हैं कि यहाँ पर जो ये स्प्रिंग फोर्स है वो एकदम से अपनी वैल्यू रीएडजस्ट नहीं करती है, धीरे धीरे रीएडजस्ट करती है बेस्ड अपॉन द एक्सटेंशन या कंप्रेशन। धीरे धीरे वो कंप्रेशन कम होगी तो धीरे धीरे वो उसकी अंदर जो प्रोड्यूस्ड टेंशन है, स्प्रिंग फोर्स है, वो भी कम होती रहेगी। तो अब इसके कॉन्सिक्वेंस की वजह से क्या हो जाएगा, यहाँ ना एक्सेलरेशन डेवलप होगा, क्योंकि चीज ऊपर मूव करेगी तो फॉर ऑब्वियस रीजन मूवमेंट के लिए गति हासिल करेगी, है ना। और यहाँ अनबैलेंस फोर्स मुझे देखने को मिल रही है, ऊपर की फोर्स ज्यादा है नीचे की फोर्स कम है, तो ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन डेवलप हो जाएगा, जिसे तुम निकाल सकते हो मास इनटू एक्सेलरेशन इक्वल टू mg प्लस जी माइनस mg। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, g अपॉन में m। इतना एक्सेलरेट कर जाएगा हमारा ये ब्लॉक ऊपर जाने के लिए। वहीं पर टेंशन में ऐसा कुछ नहीं हुआ, टेंशन ने एकदम से अपनी वैल्यू को रीएडजस्ट करा। तुम कहोगे सर ऐसा क्यों भाई, यहाँ पर हो क्या रहा है, टेंशन क्या कभी खींची थी क्या, ये वायर खींचा था? हमने क्या अज्यूम करा था, हमारे पास जो रोप है वो इनएक्सटेंसिबल है, हमारे पास जो रोप है इम्ब्रेकेबल है, हमारे पास जो रोप है वो मतलब सुपरमैन है भाई, कुछ नहीं हो सकता उसको। तुम गोलियां मार दो कुछ नहीं होगा, चक्कू से काटने की कोशिश करो कुछ नहीं होगा, खींचने की कोशिश करो खींचेगी नहीं, तोड़ने की कोशिश करो टूटेगी नहीं। तो हमारे पास जो रोप है वो सुपरमैन रोप है, बात ही खत्म। तो जब ये खींची नहीं तो ये अपनी जगह पर है,
और जब ये अपनी जगह पर है तो इसमें इंस्टेंटेनियस मूवमेंट का कोई रोल ही नहीं है। तो यहाँ पर कोई भी देखा जाए अजम्पशंस के अंदर फिजिक्स का लॉ ब्रेक नहीं हो रहा, इसलिए हम कह सकते हैं कि इंस्टेंटेनियसली अपनी वैल्यू चेंज कर सकता है। तो ये है हमारी बेसिक सी कॉन्टैक्ट फोर्सेस। एक क्वेश्चन मैं और करवा देता हूँ स्प्रिंग के ऊपर, अगर आ गया तो तुम्हारी मज़े हैं, नहीं आया तो भाई फिर तुम्हारी किस्मत बुरी थी। ये देखो ये मास एम है, इसने ये बोला फाइंड द एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग। अगर स्प्रिंग कांस्टेंट आपका कितना है 100 न्यूटन पर मीटर और मास आपको दे रखा है 10 किलो। करना कुछ नहीं है, जब आप एफ बनाइए, एफ ऑफ मास एम कितना हो जाएगा, ऊपर की तरफ लगेगा के एक्स और नीचे की तरफ लगेगा एम जी। तो के एक्स को एम जी के बराबर कर देना, एक्स की वैल्यू आ जाएगी एम जी अपॉन में के, मास की वैल्यू है 10, ग्रेविटी की वैल्यू है 10 और के की वैल्यू है 100। तो 1 मीटर का एक्सटेंशन इसके अंदर क्या हो जाएगा, बन जाएगा, दैट इज ये 1 मीटर तक एक्सटेंड कर जाएगी, खुल जाएगी। बस यही है कॉन्टैक्ट फोर्सेस में, बाकी आगे फ्रिक्शन है।